गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर्स द्वारा संचालित न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को आगे बताऊंगा। इससे पहले क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया के विषय में जाना था। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट्स है और विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल को भी समझे थे। उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को डिस्कस करेंगे और आप लोगों से आग्रह है इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछले वाले वीडियो का आप लोग यहाँ आई बटन है उन्हें क्लिक करके देख ले ताकि ये टॉपिक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं, इनसे संबंधित सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। आइए, हमारा पहला डिफिनेशन है रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की गणितीय विधि है। इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की अथवा लिखने की एक गणितीय विधि है। गणितीय विधि कहने का अर्थ यह हुआ इसमें गणित के तौर पे जोड़ करके लिखा जाता है। गणितीय विधि है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न पदार्थों के सिंबल अथवा संकेत के रूप में व्यक्त करके हम लिखते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे हमारा प्रूफ कर रहा है, रासायनिक समीकरण को प्रूफ कर रहे हैं। कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हमें रासायनिक समीकरण में चेंज करना है, परिवर्तित करना है। देखते हैं प्रूफ में। सबसे पहले प्रूफ में हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया है और गणितीय विधि है, इसको समीकरण में लिखे हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड। यह एक मतलब जो है ना अभिक्रिया को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अभिक्रिया में क्या कह रहा है समीकरण में दर्शाने के लिए, इसको यानी कि जो भी पदार्थ है उनके संकेत अथवा सिंबल के रूप में इसे लिखने के लिए बोल रहा है। आइए लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाता है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाता है H2। वहीं पे हमारा क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल Cl2 हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl। हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो रासायनिक अभिक्रिया थी हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसमें हाइड्रोजन का सिंबल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन का संकेत के रूप में H2 लिख दिए हैं। वहीं पे सिंबल ऑफ क्लोराइड को संकेत के रूप में Cl2 लिख दिए हैं। वहीं पे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अर्थात इस समीकरण में हाइड्रोजन के सिंबल, क्लोराइड के सिंबल और हाइड्रोजन क्लोराइड सिंबल तीनों को लिख दिए हैं। अब इसे एक समीकरण का हम लोग रूप देते हैं। समीकरण का रूप देंगे तो हाइड्रोजन की जगह सिंबल H2 ले लेंगे, H2 प्लस क्लोराइड के जगह क्लोराइड का सिंबल Cl2 ले लेंगे, Cl2 एरो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl यहाँ पे 2 कर देंगे। यह हमारा एक रासायनिक समीकरण बन गया। यहाँ पे हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया से किस तरह से रासायनिक समीकरण को बनाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं आप लोगों की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। आइए, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रूफ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले जिंक का क्या हो जाएगा सिंबल? सिंबल ऑफ जिंक, जिंक का संकेत क्या हो जाएगा? Zn। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल हो जाएगा क्या? H2SO4। वहीं पे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जिंक सल्फेट। तो सिंबल ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा? ZnSO4। वहीं पे हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H2। अब इस पूरे को हम लोग एक समीकरण के रूप में देते हैं। तो पहले जिंक था, तो जिंक का सिंबल क्या हो जाएगा? Zn प्लस जिंक के बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे सिंबल क्या है? H2SO4, H2SO4। क्लियर? उसके बाद जिंक सल्फेट एरो, जिंक सल्फेट का क्या है? ZnSO4 प्लस उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन बच रहा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H2। क्लियर? चलिए यहां पे यह हमारा समीकरण बन गया। यह हमारा समीकरण बन गया और यह समीकरण बन गया। पिछले में भी हम एक चीज बताए थे, पुनः यहाँ पे एक चीज हम और रिपीट कर देते हैं आप लोगों को ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। यह जो हमारा समीकरण बना है, तो इस समीकरण में हम लोग क्या देखते हैं? Zn प्लस H2SO4 है, फिर एरो है, फिर ZnSO4 है प्लस H2 है, ठीक ना? तो इसमें हम क्या बताए थे? जो अलग अलग पदार्थ मिलके, जो अलग अलग एलिमेंट मिलके रिएक्शन करता है, दो अलग अलग एलिमेंट रिएक्शन करता है, रिएक्शन के फलस्वरूप नया बनाता है। तो जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? बताए हुए थे हम आप लोगों को, इसको कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। और वहीं पे रिएक्शन के फलस्वरूप जो बन रहा है उसे क्या बताए थे आप लोगों को? उसे हम लोग बताए थे प्रोडक्ट अर्थात प्रतिफल। यह चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बता दिया, कई बार पुनः बता दिया। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसी क्लास में हम लोग बार बार रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, प्रोडक्ट अर्थात प्रतिफल, इन बातों पे काफी चीज डिपेंड करेगी। तो इस बात को जान लीजिए, रिएक्शन करता है उसे अभिकारक करते हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया उत्पाद बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट अर्थात प्रतिफल कहेंगे। चलिए एक और प्रूफ ले लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इसको हम लोग कैसे इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताया है? सिंबल ऑफ हाइड्रोजन का H2। चलिए यहाँ H2 डाल दिए प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? जानते हैं, कॉमन है, पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे। ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया? O2 हो गया, O2 डाल दिए। और वाटर का क्या होता है? वाटर का क्या होता है? सिंबल क्या होता है? H2O। वाटर का सिंबल H2O और यहाँ पे 2 अणु वाटर कर देंगे। यह हमारा समीकरण बन गया। अभी हमने ये जान लिया समीकरण क्या है, कैसे मतलब इनको बनाएंगे। नॉर्मली हमने इतना जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि रासायनिक समीकरण को किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देखा। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को लिखते जो है, इसके लिए हमें क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करनी पड़ती है, किस तरह से हम इनको लिखते हैं। लिखने के लिए कुछ आवश्यकताएं, शर्त हैं, उन शर्तों को यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे। है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ नियम है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला नियम क्या है?
अभिक्रिया में अभिकारक जिसको कि रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट एवं प्रतिफल प्रोडक्ट को सूत्र एवं संकेतों के रूप में लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें सूत्र और संकेत के रूप में नहीं रहता, तो सबसे पहले हम उसको सूत्र और संकेत के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच एक एरो का निशान यानी कि तीर का निशान देंगे, ठीक ना, तीर का चिन्ह लगाते हैं और यह तीर का चिन्ह जो है अभिक्रिया की दिशा को बताता है, अर्थात किस तरफ से किस तरफ अभिक्रिया होता है उसको दर्शाता है। आगे है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के सूत्रों को धन चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। अभिकारक में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, दो अलग अलग तत्वों को प्लस के चिन्ह द्वारा हम वहां पे दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, जोड़ते हैं। आगे है समीकरण में अभिकारक को तीर के बाएं एवं प्रतिफल को तीर के दाएं लिखा जाता है। जैसे कि एक समीकरण है तो समीकरण में जो है ना तीर के बाएं और अभिकारक और दाएं और प्रतिफल को लिखा जाता है। इन सारी बातों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का पहला क्या कह रहा, अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल को सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई अलग अलग एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक है एप्पल, दूसरा है बुक, तीनों रिएक्ट करता है, दोनों रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है सी और सी अर्थात कैट इंटू डॉग। बहुत आसान एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है समझा ही देंगे। यहाँ पे मान लिया हमारा एक रासायनिक समीकरण है एप्पल बुक कैट डॉग, अभिक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, एप्पल को सबसे पहले संकेत के रूप में लिखते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है, अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल को सूत्र एवं संकेत के रूप में लिखते हैं। तो मान लेते हैं एप्पल का संकेत हम ए ले लिए हैं और बुक का संकेत बी ले लिए हैं, प्लस चिन्ह देके दोनों को ऐड कर लिए हैं, एरो दिए हैं और उसके बाद कैट का सी हो गया, डॉग का डी हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, इन सभी को संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहा, अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। यह हमारा क्या हो गया, अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, यह क्या हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट यह हो गया, प्रोडक्ट यह हो गया। दोनों के बीच में क्या किए, तीर का चिन्ह लगा दिए जैसा हमारे नियम में क्या रहा। और यह तीर की चिन्ह क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दशा, अर्थात इधर से अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या रहा, अभिकारक के सूत्रों को धन चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। अभिकारक में जो ये दोनों है ए और बी अभिकारक जो है इनको धन चिन्ह द्वारा दोनों को जोड़ दिया गया है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या रहा, समीकरण में अभिकारक को तीर के बाएं एवं प्रतिफल को तीर के दाएं तरफ लिखा गया है। अभिकारक ये एरो हो गया, एरो के इधर कौन सा साइड हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और ये हो गया राइट, क्लियर, लिखा गया है। अब इसको और आसान से समझते हैं। सबसे क्या पहले क्या किए, यह अपने पूरा नाम में था, इनका संकेत के नाम ए और बी में ले लिए और इधर वाले को उनके सांकेतिक नाम सी और डी में ले लिए। उसके बाद क्या किए, ये हमारा क्या है ए प्लस बी, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक है, और सी इंटू डी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इसमें ये जो एरो है, एरो क्या दर्शाता है, एरो हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स कह सकते हैं अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा उन्हें दर्शाते हैं। अब इस नियम में जितनी बातें कह रहा था उतने बातों को हमने इसमें लिख दिया। पहले इसके पूरा नाम को सांकेतिक नाम में लिख दिए, ठीक ना, और ए प्लस बी रिएक्टेंट हुआ, सी इंटू डी प्रोडक्ट हुआ, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का चिन्ह दिए जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दशा को बतलाता है। तीर के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक है और
तीर के दाएं साइड में, राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पे हम लोग एक प्रूफ लेके समझते हैं। प्रूफ मान लेते हैं क्या रहा, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO के ऊपर हाइड्रोजन H2 गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु तथा जल प्राप्त होता है। इनको रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन, तो प्लस हाइड्रोजन हो गया। जब गैस प्रवाहित करने पर कॉपर Cu धातु तथा जल प्राप्त होता है, तो Cu कॉपर का क्या हो गया, यहां पे हमारा यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया है, इनको शब्द रूप में यहां पे लिख दिए, कुछ नहीं किए, अभिक्रिया को शब्द रूप में लिख दिए। अभिक्रिया कह रहा था क्यूप्रिक ऑक्साइड को के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर धातु तथा जल बनता है। इनको हम शब्द में लिख दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन के फलस्वरूप कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है ना। अब इस नियम को यहाँ पे हम, ये जो 4 नियम दिया गया, इसको यहाँ पुट करते हैं। पहले क्या कह रहा था, इनके शब्द जो भी लिखे गए हैं उनको पहले संकेत में चेंज करते हैं। जैसे एप्पल को ए में चेंज किए थे ना, उसी तरह कॉपर ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, CuO, संकेत में लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का भी संकेत लिखना है। जैसे बुक का संकेत B था ना, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया, H2। क्लियर, आगे देखते हैं। कॉपर का क्या हो जाएगा, Cu, और वाटर का संकेत क्या हो जाएगा, H2O। यहां पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जितना चीज भी था ना, उस चीज का जो है ना क्या किए, संकेत लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच एरो का चिन्ह लगाते, जो अभिक्रिया की दशा को बतलाता है। तो हमने पहले ही क्या किया था, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने क्या किया, एरो चिन्ह ऑलरेडी पहले दे दिया है। फिर रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स क्या रहा, अभिकारक के सूत्रों को धन चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। ये हमारा रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक है। अभिकारक में जो भी एलिमेंट है उनको क्या किए, धन चिन्ह द्वारा आपस में जोड़ दिए। क्लियर, इधर भी और इधर है, प्रोडक्ट में है तो उधर भी जोड़ दिए। यदि इधर सिंगल बनाएगा तो फिर उसका कोई जरूरी नहीं है, उसको नहीं देना है। जैसे मान लेते यहाँ A प्लस B मिलके एक ही बनाया है CD, ठीक, और इसके साथ कुछ और रहता तो प्लस करते। जैसे यहाँ पे देखिए Cu है और Cu के साथ H2O भी है, इसीलिए इधर प्लस दे दिए। यहाँ पे CD एक ही उत्पाद बना रहा, यहाँ पे अलग अलग उत्पाद बना रहा, इसीलिए प्लस करके लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कह रहा, समीकरण में अभिकारक को तीर के बाएं एवं प्रतिफल को तीर के दाएं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया करवाना है तो समीकरण में क्या होगा, रिएक्टेंट तीर के किधर है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के लेफ्ट साइड है ना, तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड हो गया। यहाँ रूल्स बुक में जितने 4 रूल्स कह रहे थे वो चारों रूल्स यहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है। अर्थात इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। इस तरह से हम लोग साधारण रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए रासायनिक समीकरण को विशेष तरीका से लिखने के लिए इसमें 2 चीज का और ध्यान रखना पड़ता है। समीकरण को संतुलित करना, प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो है ना, एटम जब इक्वल होते हैं, सभी एलिमेंट्स के एटम इक्वल होते हैं तो वह संतुलित होते हैं। संतुलित भी होना जरूरी है, साथ ही साथ इनके भौतिक अवस्था, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी भी चीज देने से मतलब समीकरण और बेटर तरीके से बनता है। चलिए साधारण बातों में इतना हम जान लिए हैं, अब इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम से क्लियर है, फिर भी बहुत अच्छी टॉपिक है, जान लेते हैं, आगे इनकी हमें काफी जरूरी पड़ेगी।
संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कह रहा वैश्य रासायनिक समीकरण, वैश्य रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं प्रतिफल के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या जब आपस में समान हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं एक प्रूफ लेकर के हम इसे और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहता क्या है। यहां पे हमने एक इक्वेशन लिया है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, यह हमारा इक्वेशन है। इसे हमें चेक करना है यह संतुलित है या असंतुलित है, ठीक ना। आइए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे अभिकारक, यहां लिखेंगे प्रतिफल। तत्व हो गया आपको एलिमेंट, अभिकारक हो गया रिएक्टेंट और प्रतिफल हो गया प्रोडक्ट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तत्व, तत्व जैसे Zn है तो तत्व हमारा क्या हो गया Zn, तत्व हमारा Zn हो गया। तो Zn में उपस्थित एटम की संख्या यानी कि Zn में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है अभिकारक में और कितनी है प्रतिफल में। तो सबसे पहले हम Zn के पास लिख देते हैं। तत्व हमारा हो गया Zn, Zn में अणु की संख्या, यह हमारा तत्व हो गया। तत्व हमारा Zn है, Zn तत्व Zn क्या हो गया अभिकारक हो गया ना। Zn हमारा इस तरफ है, एरो के बाईं तरफ है, तो क्या हो गया हमारा यह Zn अभिकारक के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है Zn में अणु की संख्या अभिकारक में कितने हैं, Zn में यहाँ कितने एटम है, एक एटम है, लिख देते हैं। वहीं पे Zn में प्रतिफल में कितने एटम है, यहां भी Z में कितने एटम है, एक एटम है, एक एटम है। कहने का मतलब Zn एलिमेंट के अभिकारक पक्ष में एक एटम है, वहीं पे Zn एलिमेंट के प्रतिफल में भी एक ही एलिमेंट है। तो हम लिख दिए Zn में अणु की संख्या अभिकारक में भी एक, प्रतिफल में भी एक। अब Zn की एटम संख्या निकल गया। अब हम आगे निकालते हैं H2 की एटम, H2 की यानी कि H2 हाइड्रोजन में अणु की संख्या, हाइड्रोजन में अणु की संख्या अभिकारक पक्ष में कितने हैं, प्रतिफल में कितने हैं। H2 यहाँ अभिकारक में है, अणु की संख्या कितने हैं, H2 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यानी कि 2। वहीं पे H2 प्रतिफल में एटम की संख्या, अणु की संख्या कितने हैं, H2 लगा है 2। क्लियर। चलिए जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बच क्या रहा है SO4 बच रहा है। तो SO4 में अणु की संख्या, SO4 में अणु की संख्या, SO4 अभिकारक पक्ष में SO4 सब मिला के एक एलिमेंट हो गया। ये नहीं कि SO4 के नीचे में 4 लगा तो SO4 हो गया, नहीं। या तो अलग अलग कर लीजिए, या तो सल्फर को सीधा S को एक ले लीजिए, या ऑक्सीजन को अलग 4 ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, या पूरे को एक बना लीजिए SO4 के एक, ठीक ना। और यहाँ पे SO4 भी एक बना लीजिए। तो इस तरह देखते हैं SO4 एलिमेंट के अभिकारक पक्ष में कितने हैं, एक है, एक एटम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक एटम। वहीं पे SO4 के प्रतिफल में कितने एटम है, एक एटम, यहाँ भी एक एटम लिख देंगे। अब इस बात को थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया किसे कहता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पर अभिकारक के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान हो,
किसके समान हो, तो प्रतिफल में उपस्थित सभी तत्वों के एटम के संख्या के बराबर हो। संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन हमारा यह कहता है, यहाँ पे हमने एक समीकरण लिखा है इनके प्रूफ के लिए, और समीकरण में अभिकारक में जो जो एलिमेंट है उनके अणु की संख्या यहाँ लिख दिए हैं। जैसे अभिकारक में Zn है, Zn में अणु की संख्या, तब तो हमारा Zn है, Zn में अणु की संख्या अभिकारक में कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए, वहीं प्रतिफल में कितना है, 1 लिख दिए। उसी तरह हाइड्रोजन में अभिकारक पक्ष में अणु की संख्या 2 है, 2 लिख दिए, और प्रतिफल में भी कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। इसी तरह SO4 में अणु की संख्या अभिकारक की तरफ 1 है, प्रतिफल की तरफ भी 1 है। सभी की अणु की संख्या को हम क्लियर कर लिए, सभी एलिमेंट के अणु की संख्या को क्लियर कर लिए यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे अभिकारक के सभी एटम की संख्या और प्रतिफल के सभी एटम की संख्या क्या बराबर है, तो संतुलित होगा। तो चलिए देखते हैं। अभिकारक में हमारा Zn 1 था, प्रतिफल में भी 1 है, यानी कि अभिकारक में 1, प्रतिफल में भी 1, क्लियर। वहीं पे हाइड्रोजन में अभिकारक में भी 2 और प्रतिफल में भी 2, क्लियर है, ये भी संतुलित है। वहीं पे SO4 में अणु की संख्या अभिकारक में 1, प्रतिफल में भी 1। जब हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एटम की संख्या सभी एलिमेंट की बराबर है, तो यह समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। संतुलित से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता असंतुलित रासायनिक समीकरण, इनको थोड़ा सा और फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डिफिनेशन कहता है इसका, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के विभिन्न तत्वों की एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या के समान नहीं हो, तो वह हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बहुत शॉर्ट में कहेंगे तो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट में उपस्थित एलिमेंट के एटम संख्या प्रोडक्ट में उपस्थित एलिमेंट के एटम संख्या के बराबर नहीं है, अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण है। प्रूफ करेंगे, चलिए प्रूफ में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने एक समीकरण लिया H2O2 H2O। इसमें हम क्या देखते हैं, यहां पे ले लिए एलिमेंट, तत्व, अभिकारक, प्रतिफल। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए अब सभी एलिमेंट के अणु की संख्या को काउंट करते हैं। H2 के अणु की संख्या, हाइड्रोजन के अणु की संख्या रिएक्टेंट में, अभिकारक में हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितने हैं, 2 हैं, लिख दिए। वहीं पे प्रतिफल में हाइड्रोजन की एटम संख्या कितनी है, प्रतिफल में भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन दोनों में बैलेंस्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एलिमेंट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अणु की संख्या किसमें, अभिकारक में, अभिकारक में ऑक्सीजन की अणु संख्या कितने हैं, 2 है, 2 है, लिख दिए 2। वहीं पे प्रतिफल में ऑक्सीजन की एटम संख्या अणु संख्या कितने हैं, कुछ नहीं है, सिंगल है, यानी कि 1 है। यहां पे हमने क्या किया, अभिकारक और प्रतिफल दोनों के एटम संख्या को क्लियर कर लिया। यहाँ पे हम इस ग्राफ में देखने पे पाते हैं कि हाइड्रोजन की एटम संख्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों में 2-2 है, समान है। यहाँ भी देख लीजिए, अभिकारक में हाइड्रोजन 2, प्रतिफल में भी हाइड्रोजन 2, क्लियर है। फिर ग्राफ में ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या अभिकारक में 2, प्रतिफल में 1 ही है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, प्रतिफल में 1 ही है। अब यहाँ पे हम ये पाते हैं कि अभिकारक में उपस्थित एलिमेंट की एटम संख्या प्रतिफल प्रोडक्ट में उपस्थित एलिमेंट संख्या के इक्वल बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा यह समीकरण क्या हो गया, असंतुलित हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू होता है कि यदि यह बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है
ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ही क्यों है? हम कह भी सकते हैं अभिक्रिया हुआ होगा ना, तो एगो जल के उड़ गया होगा या अभिक्रिया में खत्म हो गया होगा, इसीलिए एगो बीच में जो रिएक्शन हुआ ना वहीं पे छिप गया होगा या कुछ हो गया होगा। ये बात माइंड में नहीं लाना है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, इसीलिए इस बात का हम आप लोग को जिक्र कर देते हैं। यहाँ पे 9th में हम लोग पढ़े हुए थे एक नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक ना। यानी कि 9th क्लास में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े थे। इस नियम में कहा गया था कि द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अणु है, यहाँ एक अणु ही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ से हट नहीं गया है इसी में, लेकिन उसको हमको दर्शाना है इक्वल करके, बैलेंस को संतुलित करके। संतुलित बैलेंस करेंगे तो परमाणु संख्या भी क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ द्रव्यमान संख्या भी क्लियर हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो दोनों की एटम संख्या यानी कि अभिकारक और प्रतिफल की एटम संख्या समान होनी चाहिए, साथ ही साथ अभिकारक और प्रतिफल दोनों की मास द्रव्यमान भी एक समान होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि H2 प्लस O2 H2O बन रहा है, तो इसमें हमारा ये 2 जो है 2 किसको डिनोट करता है? H2O में 2 किसको डिनोट करता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये 2 जो है ना, यहां भी लिखे हैं एटम है। क्या है? एटम है। और इसको यदि हम लोग संतुलित करना चाहे, मान लेते हैं संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हो गया हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 संतुलित हो गया। यदि ये वाला H2 2 है तो ये क्या है? और साथ ही साथ जब हमको संतुलित ही करना था, मान लीजिए संतुलित ही करना था, यहाँ पे क्यों 2 दिए, यहीं पे क्यों नहीं हम ऑक्सीजन में 2 कर दिए? तो हाइड्रोजन भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाता, हो सकता था ना, लेकिन नहीं, वो गलत है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम छोटे से छोटे अंकों से उनके एटम में गुना नहीं करते हैं, उनके एटम में गुना नहीं करते, बल्कि उस एलिमेंट के, उस पदार्थ के न्यूक्लियस में गुना करते हैं। यानी कि ये हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया अणु और ये हो गया हमारा परमाणु। समीकरण को संतुलित करने के लिए, सभी एलिमेंट्स की परमाणु संख्या समान करने के लिए हम किसी भी अंकों से गुना करेंगे तो किसमें गुना करेंगे? एटम में गुना नहीं करेंगे, बल्कि किसमें करेंगे? H2O यानी कि जल के एक अणु में गुना करेंगे, ना कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु में गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी ही पढ़ेंगे, केमिकल रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बाद का टॉपिक हम लोग कहा रासायनिक समीकरण का संतुलन। किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण में अभिकारक, रिएक्टेंट एवं प्रतिफल प्रोडक्ट के विभिन्न तत्वों की परमाणुओं को आपस में बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहा जाता है। बहुत इजी है। अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट और प्रतिफल अर्थात प्रोडक्ट, दोनों के एलिमेंट के एटम को एक दूसरे से इक्वल करना, बराबर करने के लिए क्या उसमें गुना भागा करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया द्वारा जो दोनों को बराबर कर दे, यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। आइए हम एक रासायनिक समीकरण को प्रूव करके देखते हैं किस तरह से संतुलित किया जाता है। यहाँ हमारा एक रासायनिक संतुलन है, समीकरण है H2O2 H2O। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले तत्व हो गया, उसके बाद अभिकारक, और इसी में हमारा क्या हो गया? प्रतिफल।
इसमें क्या देखते हैं, हमारा एलिमेंट H2 यानी कि हाइड्रोजन में अणु की संख्या, हाइड्रोजन में अणु की संख्या अभिकारक पक्ष में कितना है, 2 है। हाइड्रोजन में अणु की संख्या प्रतिफल में कितना है, 2 है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अणु की संख्या अभिकारक में, ऑक्सीजन में अभिकारक में अणु की संख्या कितना है, O2 अर्थात 2। वहीं पे प्रतिफल में O2 की संख्या कितने हैं, 1 है। यहां पे हम देखते हैं कि समीकरण H2 प्लस O2, H2O में अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 2 है, इसमें लिखे हैं हाइड्रोजन में अणु की संख्या अभिकारक में 2 और हाइड्रोजन में अणु की संख्या प्रतिफल में 2। वहीं पे ऑक्सीजन में अणु की संख्या अभिकारक में 2 और प्रतिफल में 1। सभी तत्व के एलिमेंट के अणु संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। अब हम देखेंगे किस मतलब अभिकारक अथवा प्रतिफल दोनों में से एलिमेंट को बराबर करने के लिए किसमें हमें और देना पड़ेगा, उसमें कितना अणु देना पड़ेगा, इस बात को देखते हैं। जैसे यहां देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लियर है। ऑक्सीजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है। तो इस 1 एटम में जहां पे 1 एटम है, यदि 2 एटम ये हो जाए, यदि ये भी ऑक्सीजन के एटम 2 हो जाए तो ये भी 2 बराबर हो जाएगा। तो इसको यानी कि इसको 2 करने के लिए H2O में O एटम को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट अभी बताए थे, यहां गुना करेंगे या यहां गुना करेंगे, O2 में यहां गुना करेंगे या यहां पे जो गुना करते वो क्या होता है, एटम की संख्या अर्थात परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या से गुना नहीं करेंगे, करेंगे किससे गुना, अणु की संख्या से। यानी कि H2O की 1 अणु है, यहाँ पे H2O का 1 अणु है। ठीक, यानी कि जल के 1 अणु है। यदि जल के 1 अणु को हम दुगुना कर दे, 2 कर दे, यहाँ पे जैसे जल के 1 अणु है, तो यदि हम इस जल के 1 अणु में हाइड्रोजन एटम की संख्या 2, ऑक्सीजन की 1, यदि हम जल के अणु को 2 परमाणु से गुना कर देंगे तो पहले जल के 1 अणु में 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन का एटम था। जब जल को 2 से गुना कर देंगे तो परमाणु की संख्या भी बढ़ जाएगी। जब जल 1 था तो हाइड्रोजन के 2 एटम थे, वहीं पे जल के जब 2 एटम होंगे, जल के जब 2 अणु होंगे तब हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि जल के 1 अणु में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो जल के 2 अणु में 2 दूना 4 हाइड्रोजन होगा, इस तरह से। तो यहाँ 2 दिए, जल के 1 अणु और बढ़ा दिए तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो 2 लगा दिए। अब देखिए इसी में कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 2 से गुना किए हैं ना, यहाँ 2 से गुना किए हैं, तो अब हाइड्रोजन में अणु की संख्या कितने हैं, अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में कितने हैं, 2 दूना 4। क्यों, यहाँ 2 से गुना किए थे, प्रतिफल में हाइड्रोजन में 2 से गुना किया है तो 2 दूना 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। और लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 ही ना है, तो यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2 से गुना करके 4 कर दिए। अब हमारा ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। क्लियर। फिर देखते हैं ऑक्सीजन में अणु की संख्या कितना, यदि 2 से गुना किया तो सिर्फ H2 में ही, हाइड्रोजन में ही या 2 गुना नहीं है, एक बार हाइड्रोजन में गुना है, दूसरी बार ऑक्सीजन में गुना है। ठीक, तो एक बार किए तो हाइड्रोजन 2 से किए 4 हुआ, ऑक्सीजन में 2 से गुना किए तो कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ प्रतिफल में ना 2 से गुना किए हैं, प्रतिफल में 2 से गुना किए हैं, और यहाँ पे हो गया 2 एकम 2 और ये भी 2। कहने का अर्थ ये हो गया, जब हम अणु की संख्या को बढ़ाते हैं तो परमाणु की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अब इसको हम देखते हैं ग्राफ को, तो अभिकारक में हाइड्रोजन अणु की संख्या 4, यहाँ 2 दूना 4। क्लियर, ओके। अब देखिए प्रतिफल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 दूना 4, यहाँ पे भी 4 H2 है, 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन अणु की संख्या अभिकारक में 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है,
और प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, प्रतिफल में भी 1 से 2 से गुना किए 2 हो गया। इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए अगला रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ी थोड़ी क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे Mg है तो ये हमारा हो गया एलिमेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, और यहां पे हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए क्या रहा है, Mg नंबर ऑफ एटम इन Mg, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन Mg, मैग्नीशियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्लियर? देखिए तो Mg का कितने हैं इधर अभिकारक में, रिएक्टेंट अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, 1 दे दिए। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, 1 दे दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एटम की संख्या रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, 2 दे दिए। आगे क्या बच गया, Cl, नंबर ऑफ एटम इन Cl, नंबर ऑफ एटम इन Cl, रिएक्टेंट में Cl कितने हैं, 1 हैं, 1 डाल दिए, और इसमें कितने, प्रोडक्ट में कितने हैं Cl, 2 है। यहां पे हमने इनका पूरा एटम की संख्या यहां पे नोट्स कर लिया। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम में रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, मैग्नीशियम दोनों तरफ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 परमाणु है और प्रोडक्ट में 2 परमाणु है, ये हमारा असंतुलित है। इसी तरह से Cl भी 1 है, 2 है, असंतुलित है। तो क्या करेंगे, किस तरह से संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हमारा रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो प्रोडक्ट के बराबर हो गया 2H2, प्रोडक्ट के बराबर हो गया। उसके बाद Cl का बात करते हैं तो Cl हमारा रिएक्टेंट में 1 है, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, और यहाँ इस Cl में हम 2 से गुना कर दिया तो 2 Cl तो यहाँ भी ना हो गया, और ये तो Cl के बराबर हो ही गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं हम नंबर ऑफ एटम इन Cl की परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो हमारा रिएक्टेंट में Cl 1 है और प्रोडक्ट में Cl कितने हैं, 2 है। पहले 1 था, यहाँ 2 से लगा दिए हैं तो Cl भी 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 हो गया। इस तरह से इसका संतुलित रासायनिक समीकरण इस तरह से हम दे सकते हैं। अब मिटा देते हैं, अब समझ गए, वहां मिटा दिया। अब इसका लिखते हैं Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। अब देखिए फटाफट से कैसे करते हैं, Mg1 मिल गया, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुना किए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक ना। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 क्लोरीन Cl यहाँ, और यहाँ भी 2 Cl, सभी मिल गया, समीकरण हमारा संतुलित है। ठीक, चलिए एक और हम लोग देखते हैं, और ज्यादा से गहराई से सीख लीजिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, अच्छा से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम इन Al में कितने हैं, सॉरी इनको मतलब यह लिख लीजिएगा, मौखिक इस बार बात कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंट Al हो गया, Al के रिएक्टेंट में कितने परमाणु, 1 परमाणु। Al प्रोडक्ट में कितने परमाणु, 2 परमाणु। Al के बाद H, हाइड्रोजन में एटम की संख्या 2 है, ठीक ना, 2 लिख दिए, और प्रोडक्ट में 2, प्रोडक्ट में भी 2 है। चलिए ठीक है। उसके बाद SO4 देखते हैं, यहाँ पे SO4 1 है, एटम इन Al, एटम इन H, एटम इन SO4, यानी कि SO4
SO4 में परमाणुओं की संख्या, SO4 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं SO4 का हाउ थराइस है, यानी कि SO4 कितने हैं 3 है, 3 है। चलिए अब इसको किस तरह से संतुलित करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं एल्युमिनियम का एक अणु रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में 2 अणु है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ तो गुना कर सकते हैं, 2L यहाँ भी 2Al2 यहाँ भी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं एटम इन हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 2 गो हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी 2 गो है। हाइड्रोजन संतुलित है, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं SO4 की, SO4 रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है SO4 और इस SO4 को 3 करने के लिए यहाँ 1 है, 3 करने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना किए, 3 SO4 हो गया, यहाँ भी SO4 3, लेकिन SO4 ने 3 से गुना किए तो ये हाइड्रोजन को भी प्रभावित कर रहा है। पहले हाइड्रोजन के 2 एटम थे, अब 3 गुना 6 एटम हो गया है, तो हमको प्रोडक्ट में भी 6 एटम पुराना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 है 3 डाल देंगे तो यह हमारा संतुलित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या किए 2Al2 अब यहाँ पे कर लेते हैं Al में क्या किए हैं, रिएक्टेंट में 2 से गुना किए हैं, 2 के बराबर हो गया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। उसके बाद क्या किए हैं हाइड्रोजन 2, अभी हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। SO4 में क्या किए, इधर 1 है, इधर प्रोडक्ट में 3 है, तो इधर हम 3 से गुना कर दिए हैं, तो यहाँ 3 से गुना किए हैं तो 3SO4 इधर, 3SO4 यहाँ भी हो गया, 3 3 दोनों तरफ हो गया। बच क्या गया हमारा हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो रहा है और यहाँ पे कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन 2 था, 3 से गुना किए तो 3 से गुना किए तो 6 हो गया है और इधर कितने हैं 2 ही है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से कर दिए। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे 3 देके समीकरण को संतुलित कर दिए हैं। अब यह हमारा समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया। उम्मीद है आप लोग रसायन समीकरण संतुलित करने के लिए सीख गए होंगे। अब सीख गए हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग के स्क्रीन पे कुछ आया है, होमवर्क आया है, आपको ये सभी समीकरण दिए गए हैं जो कि असंतुलित है। आप इन सभी को संतुलित कीजिए और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट करने आइएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक।